घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर वार, कहा जन विरोधी है केंद्र सरकार। और गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को लताड़, कहा इसी कार्यकाल में करेंगे गंगा की सफाई या फिर अगले कार्यकाल में बनाएंगे मुद्दा। और सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस का जो प्रवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा है कि भाजपा का जो नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है, एक के बाद एक कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसे वो जन विरोधी मानते हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आप खुद सुनें। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, उस आरएसएस पे आप रोकथाम लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं रोकथाम? आपने एक जुनून कर दिया कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करना है। अच्छी बात है, हम लाए थे कानून फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन नियंत्रण का मतलब यह नहीं होता कि आप गरीब के पेट में लात मार के सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की पेट में लात मार के नियंत्रण करें। कई और क्षेत्र हो सकते हैं जहां आप नियंत्रण कर सकते हैं। आज मैंने महीने भर पहले इस पोडियम से कहा था, उसका कोई नकारने वाली वक्तव्य नहीं आया सरकार से, इसका मतलब वो सही है। 6000 करोड़ स्वास्थ्य के बजट से 20%, 5वां हिस्सा बजट का आपने काट दिया जीडीपी का। 1/5 इज अ ह्यूज अमाउंट। आपने शिक्षा में 11,000 करोड़ काट दिया। स्वास्थ्य में काटा, शिक्षा में काटा, और उस 11,000 करोड़ में उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन, उसमें 3,500 रुपए काटा। पंचायती राज, ग्रामीण पानी और उसकी व्यवस्था के लिए 15,000 करोड़, 25%, 1/4 हिस्सा काट दिया। यानी स्वास्थ्य के बजट से ज्यादा काटा। यहां 25%, वहां आपने 20% काटा। और अब तो ये आपने देख लिया उदाहरण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के, और अब राष्ट्रीय सुरक्षा, इसे मैंने कहा आरएसएस। राष्ट्रीय सुरक्षा से आपने सेना, नौसेना और वायुसेना से लगभग 13,000 करोड़ का ऑर्डर किया है हाल में, कल परसों में। माननीय दलवीर सिंह जी ने कहा है कि उनके सेना को एक साल में आधुनिकीकरण के लिए 4,500 करोड़ कम रहेगा। और 7 ऐसे नाजुक एरियाज हैं, उन्होंने कहा है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, जहां पर कटौती करनी पड़ेगी। और साथ साथ शायद राजनीतिक प्रतिशोध या द्वेष के कारण आपने मनरेगा में जो फंड्स रिलीज किए इस वर्ष, वो 45% कम किए। आप बात करते हैं नीति आयोग की, भारतीय संघीय ढांचे की, प्रदेशों को साथ लेके चलने की, जो 8 महीने निकले हैं इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के, और जो वित्तीय वर्ष पिछला था 8 महीने, इन्हीं 8 महीनों से तुलना करें तो प्रदेशों को 24,000 करोड़ रुपए वितरण किए गए थे इन्हीं 8 महीनों में, पिछले वित्तीय वर्ष में। और इस वित्तीय वर्ष में 13,000, आधा। यह संघीय ढांचा है भारत का। अवधेश जी, ये जो तमाम आंकड़े उन्होंने दिए हैं, ये अनुपूरक बजट, अभी तो बजट आने वाला है, सरकार के संपूर्ण बजट अभी आना है। ये जो आंकड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, इसको कैसे देखा कैसे जाइए, मैं समझना चाह रहा था। अब देखिए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी बेचारा अभिषेक मनु सिंघवी पर करूंगा तो फिर हमारे बगल में नीता जी बैठी हैं, वो भी देख रहे हैं कि लाल रंग के जो है शॉल ओढ़ करके, तो इनका गुस्सा भड़क उठेगा। सीडी से बेचारे बाहर निकल के आए हैं, इधर मौका तो मिल नहीं रहा था, कभी कभी जो है बोलते हैं। कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी के नाते सरकार को घेरे, ये देश के हित में होगा। जनता की आवाज उठाए, ये भी देश के हित में होगा। सरकार पर एक दबाव बनाए कि सरकार जन विरोधी काम न करे, ये भी देश के हित में होगा। लेकिन हम लोगों के पास जो पिछले बजट के आंकड़े हैं, जो बजट 17 लाख करोड़ था, उसमें सभी चीजों में वृद्धि दिखाई गई थी। पिछले बजट से बताया गया था कि स्वास्थ्य में हम इतना बढ़ा रहे हैं, वो बजट भी हमारे पास कंप्यूटर में है, बढ़ाया गया था। अब ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ही वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक ने आज एक रिपोर्ट जारी किया है।
विश्व बैंक ने कहा है कि इस आने वाले जो है 2000 जो 15-16 की जो इकोनॉमी होने वाली, इस 15-16 की और 16-17 की, उसमें दुनिया के लिए तो मंदी होना है, लेकिन भारत जो है सबसे तेजी से इसमें विकास करेगा। आज ही वो है वो जो ग्लोबल आउटलुक, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाइवर्जेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स करके रिपोर्ट जारी किया है। उसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया में अकेला भारत देश होगा जो कि 2017 में 7.7% विकास दर हासिल करेगा, जो कि चीन का भी नहीं होगा। और इस विकास दर के कारण भारत में रोजगार बढ़ेंगे, भारत में उत्पादन होगा, भारत में महंगाई दर नियंत्रित रहेगा और बैंक और बाकी सारे कारोबार चलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अब अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कह रहे हैं, अब वो कांग्रेस का क्या आधार है वो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, लेकिन मेरे पास जो अभी आंकड़े आए हैं वो तो उसके हिसाब से तो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इस समय का भी जो दुनिया का यह है कि पूरा दक्षिण एशिया में भारत अकेला देश है। माने आप देखिए 4.8 तक कांग्रेस ने विकास दर पहुंचा दिया था, अभी हम 5.5 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इकोनॉमी तो पहले से काफी सुधरी है, बहुत चीजें जो अनिर्णय से झूल रही थी वो हुआ है। उसके कुछ ऑर्डिनेंस जारी हुए, 10 ऑर्डिनेंस सरकार ने कुल जारी किए अपने 8 महीने के शासनकाल में। अब उसमें 2-4 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जिनके कुछ बिंदुओं पर प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन सरकार एक काम करने की कोशिश कर रही है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। उसमें कांग्रेस के इस बयान से सहमत होना, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसे फैक्ट्स नहीं हैं जिसके आधार पर मैं इसकी पुष्टि कर सकूं कि जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल तथ्य पर आधारित है। आलोक जी, ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, आपने भी सुना उनको? ये कांग्रेस के लिए जो संकट है दिलीप जी, वो विपक्ष में किस रोल में हो, कैसे एग्रेशन में हो, संख्या तो बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से विपक्षी दल का पद नहीं मिल पाया इनको, तो अब अपनी पोस्चरिंग कैसे करें इसके लिए वहां मंथन चल रहा है। और ये आपसी लड़ाई चल रही है। 2 दिन पहले इनकी CWC की मीटिंग हुई जिसमें लोग कैसे पार्टी लाइन तैयार हो और क्या हो, उसके बाद ये कांग्रेस का एक बड़ा सा चिट्ठा लेके आया है। ये किस आधार पे कह रहे हैं? अगर ये बात कह रहे हैं, अभी जो सुन रहा था मैं, कह रहे थे कि डिफेंस को 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने। ये 8-7 महीने का एक बहुत बड़ा फैसला है जो कई बरसों से रुका पड़ा था जी, कई खरीद नहीं हुए थे। तो उसकी तारीफ कर रहे हैं वो या उसके प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और आंकड़ों की जहां तक बात, मनरेगा को लेकर के सरकार शुरू में बड़े संशय में थी कि मनरेगा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, जाना चाहिए चीजें। तो मनरेगा जो सरकार की विचारधारा से में शामिल नहीं था, उसके खिलाफ था, वहां भी सरकार अगर इन्हीं के आंकड़े, अभिषेक मनु सिंघवी अगर कह रहे हैं तो इन्हीं के बताया आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें कि 13,000 करोड़ रुपए इस 6-7 महीने में सरकार ने राज्यों को दे दिया है, तो अपने आप में एक चुनाव के बाद आप सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और एक्टिवेट करके आप चीजों को वैसे पहुंचा दे रहे हैं, तो अपने आप में सरकार की तारीफ ही कर रहे हैं। तो इसलिए उनको फिर से बैठ करके कि इस ढंग के हमले से अगर दूसरा पहलू यह निकल के आता है कि सरकार कुछ करती हुई दिख रही है और इतने पैसे जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि कांग्रेस के इस आंकड़ेबाजी की लड़ाई में दोबारा उन्हें पुनर्मंथन में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो बातें वो कह रहे हैं उसको पब्लिक कंजप्शन में कैसे लिया जा रहा है। जी, देखिए ये सच है कि उनको एक एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका तय करनी है। वो कैसे हो, ऐसे आंकड़ेबाजी से हो या सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन से हो, जैसे ऑर्डिनेंस का मामला है, भट्टा परसौल जाएं वहां प्रदर्शन करें, बाकी जगह करें, जहां जो करना है वो करें, या ऐसी कागजी कार्रवाई कर करके आप बताते रहें और सरकार के फायदे में ये बातें जाती रहें, तो इसको लेकर के उन्हें कुछ तय करना पड़ेगा। जी नीता जी, ये विरोधी दल की भूमिका की शुरुआत है, जिस शुरुआत में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अभी सरकार के 7 महीने हुए हैं, संपूर्ण बजट 1 साल का आने वाला है, और अभी जो ये 13,000 करोड़ की बात है वो कह रहे हैं कि इसको खरीदारी के लिए दिया गया है जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। जी देखिए, अभी विरोधी दल की भूमिका तैयार करने के लिए ऐसा कर रही है कांग्रेस पार्टी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। विरोधी दल का काम होता है कि यदि जो उसी भूमिका को तय करने में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की नहीं, देखिए भूमिका तो धीरे धीरे सामने आएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने को जो कमियां थी उनको कैसे दूर कर सकती है। लेकिन जहां तक ये बात है कि एक आईना दिखाया है
कांग्रेस पार्टी ने। कल जो इस CWC मीटिंग के बाद जो निकल के आया है वो कुछ नहीं है, वो केवल एक भाजपा को एक आईना दिखाया है और लोगों के सामने एक ये कठिन सत्य रखा है कि जैसे हम एक उदाहरण के से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात कही गई शुरू में, तो आपकी सरकार भी करना चाह रही थी लगातार, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, किस तरह से वेलफेयर स्कीम्स में कटौती करके, चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, डिफेंस को ले लीजिए, जो भी बजट जो आउटलेस थे शुरुआत में, जो भाजपा ने जब सरकार बनी तो जो भी आउटले थे उनके वेरियस मिनिस्ट्रीज में, वेरियस सेक्टर्स में, वेरियस एरियाज में, अभी जो मनु सिंघवी साहब ने कहा वो ये दर्शाने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने फिजिकल डेफिसिट को यदि कम करने की कोशिश की है तो वो अपने जो जरूरी खर्चे हैं, जो जनता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनमें कटौती करी है, ना कि और इस तरह से ये जो फिजिकल डेफिसिट कम करने की कोशिश जो दिखा रहे हैं जनता के सामने कि हम फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो जो जरूरी खर्च है उनको नहीं कर रहे। और जो इन्होंने मेड इन इंडिया की नारा जो लगाया उसको वो कहां तक पूरा करने में वो हम कहेंगे सफल हुए हैं, ये वो जरा बताएं। कटौती करना तो आसान है, लेकिन सामने जिस जो उन्होंने एक सपना दिखाया यहाँ के युवकों को, जो उन्होंने एक झूठे वायदे किए कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना आगे कर देंगे, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण और बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, उसमें कहां तक वो सफल हो पाए हैं, प्रश्न इस बात का है। फिजिकल डेफिसिट ऐसे कम नहीं होगा कि वो कॉर्नर्स कट करें, जो जरूरी खर्चे हैं उनको अपने यहाँ जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। तो हम लोग जानना देखिए वो उन्होंने वादा तो किया है फिजिकल डेफिसिट को, लेकिन वो आज जो मनु सिंघवी जी ने कहा या जो ये बात उठी है वो इसीलिए उठी है कि फिजिकल डेफिसिट को वो कम दिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो कामयाब हुए हैं अपने जो वायदे किए उन्होंने उनको। कॉमन मैन के अंदाज से अभिषेक मनु के कथन को हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इनके कथन से लग रहा है सरकार काम करती हुई दिख रही है। देखिए काम करती हुई कुछ तो सरकार की जवाबदेही बनती है ना, थोड़ी बहुत तो, लेकिन यहाँ सरकार काम करने से ज्यादा यहाँ की जनता को वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक है कि आपको कांग्रेस पार्टी चूंकि अब जिस भूमिका में है, लोगों ने जो उनको दिया है, जो आपको 44 सीटें दी गई है, उन सीटों पे आपकी क्या भूमिका रह गई है, क्या उसको जस्टिफाई करने का एक प्रयास हो रहा है या वाकई एक गंभीर काम करके देश को विपक्षी दल जो है वो बताए कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। तो जब आप कहते हैं कि 7 महीने में हमारे पहले काम, आप 10 साल से 9 साल से सरकार में थी और उस समय आप कह रहे हैं कि उस समय का अगर कंपेयर करिए तो हमने 24,000 करोड़ चुनावी साल का वो आंकड़ा दे रहे हैं कि चुनावी साल जब थे तो उस समय का आप देखें तो हमने 24,000 करोड़ दिया था और अभी जो है ये सरकार 13,000 करोड़ दी है। तो आपको तो एक तो इंतजार करना चाहिए पूरे साल में क्या चीजें पहुंचती हैं। कितना ही समय बचा है, 2 महीने का समय और बचा हुआ है। मेरा दूसरा जी, और ये जो जी और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन श्रीकांत शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूं आपको जी। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे आरोप लगाया है कि जनविरोधी सरकार है और उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2000 जो अभी के जो पिछले वर्ष में 24,000 करोड़ राज्य को केंद्र के सरकार से रिलीज उतना पैसा मिला था, जबकि 7 महीने में उसी समय में आपने सिर्फ 13,000 करोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा हेल्थ बजट में, शिक्षा बजट में, पंचायती राज में तमाम जगहों पे कटौती की जा रही है। कैसे देखा जाए ये जो तमाम आरोप लगे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है नकारात्मक राजनीति का एक सिंबल बन चुकी है और इसलिए लगातार उनको पराजय हो रही है। 14 में हारे, विधानसभा हार रहे हैं। ये सरकार गरीब लोगों की सरकार है, गरीबों के हित में सरकार काम कर रही है। महंगाई जब हम सरकार में आए थे तो आसमान पे थी, आज महंगाई को हमने बहुत नीचे लाने का प्रयास किया है, जनता को उससे थोड़ी राहत देने का प्रयास किया है। दुनिया में जो भारत की छवि कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से खराब हुई थी, माननीय मोदी जी ने वो छवि दुरुस्त की है और आज तमाम वो देश मेक इन इंडिया के तहत यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं जो हमारे साथ दोस्ती भी करना पसंद नहीं करते थे।
इन्होंने 2G का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, कोल में घोटाला किया, और देश की जो आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल आईसीयू में चली गई जी। हमारी सरकार ने उसको ट्रैक पे लाने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है, इसीलिए आर्थिक सुधारों की तरफ हम लोग बहुत अग्रसर हैं। बेहतर है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति से बाहर आए और जो सरकार के जो आर्थिक सुधार हैं उनमें सहयोग करे। उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी थोड़ा आत्म शांति मिलेगी और देश का भी अच्छा होगा और लंबे समय में कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं भला होगा। इससे तो कांग्रेस को इस नकारात्मक राजनीति से बाहर आना चाहिए। हमको 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद हम जनता की अदालत में जाएंगे अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर, और जो हमने कमिटमेंट किए हैं उन सभी कमिटमेंट को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। और एक और गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि सेना को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्हें 4,500 करोड़ जो है उसके लिए और चाहिए क्रिटिकल चीजों को ये करने के लिए। यह गंभीर आरोप है श्रीकांत, क्योंकि सरकार के अभी साल भर भी नहीं हुए हैं और इस तरह के जो आरोप हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता हैं, अगर लगा रहे हैं तो इन तमाम आंकड़ों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से दिया जा रहा है? देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है जी। 10 साल इनका शासन रहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं चैनल पे नहीं कह सकता आपके सामने जी। कि देश की जो रक्षा स्थिति है उसमें रक्षा बजट में क्या क्या इन लोगों ने किया, कैसे कैसे अनुबंध किए, आज हमारे पास क्या उपलब्ध है क्या नहीं है, वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता जी। वो बहुत गंभीर विषय है, सेंसिटिव विषय है जी। और कम से कम हम तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अब देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और कांग्रेस ये जो अभिषेक मनु सिंघवी है काले धन की बात तो करते रहे, लेकिन काले धन में कितनी संलिप्तता है इनकी वो भी सब जग जाहिर है। तो अब आरोप लगाना एक अलग बात है और सरकार में रहकर काम करना, और जो गड्ढे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 10 साल में खोदे हैं अभी तो सरकार हमारी उनको भरने का काम कर रही है जी। तो आरोप लगाते रहे और आप लोग भ्रष्टाचार भी करते रहे, घोटाले भी करते रहे और अब हमसे जवाब मांग रहे हैं लोग। मतलब 60 साल देश की जनता को आपने लूटा, गुमराह लोगों को किया, आप हमसे अभी 7 महीने की सरकार में जवाब मांग रहे। देंगे आपको कांग्रेस पार्टी का जवाब देंगे और तथ्यों के साथ देंगे, सबूतों के साथ देंगे, लेकिन देश की जनता को देंगे। बेईमान भ्रष्टाचारी कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं हमारे स्टूडियो में, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा तथ्यों के सहारे से जवाब दिया जाएगा, तो वो तथ्य कब सामने आएंगे? ये तथ्य ही हैं जो आज मनु सिंघवी जी ने आपके सामने रखे हैं और विपक्ष में होते हुए ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम, जैसा अभी आपने कहा, 5 साल बाद जनता अपना मैंडेट दोबारा सुनाएगी, तो 5 साल तक आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी 5 साल क्या 5 मिनट भी नहीं रुक सकती? अगर इतनी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से सारे वेलफेयर स्कीम्स को किनारे किया जा रहा है, एक झूठे तरह से फिजिकल डेफिसिट को कम करके जनता के सामने रखा जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जो जनता को शुरू में आश्वासन दिए गए, जो उनको सपने दिखाए गए, वो कहीं पूरे नहीं हो रहे, तो आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी चुप बैठी रहेगी? कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको पूरी तरह से जनता को सचेत करना है। आप भी गुमराह मत करिए जी। श्रीकांत, देखिए, आप अच्छी बात है, आप बिल्कुल सचेत रहिए और आप तथ्यों पर बात करिए, लेकिन ये भी बता दीजिए देश की जनता को, अगर आप इतना ही ज्ञान रख रही हैं कि आप खजाने में कितना छोड़कर गई थी और कितना आपने लूटा था, तो अगर वो सब तथ्य भी लोगों के सामने आएंगे तो बहुत किरकिरी होने वाली है आपकी। देखिए, तथ्य तो सामने, शर्मा जी, तथ्य तो बहुत सारे आ ही गए हैं सामने, जनता को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ऑर्डिनेंस के सहारे आप सरकार चला रहे हैं। पार्लियामेंट में एक इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि आपको उसमें आर्थिक सुधारों में सरकार की मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्दा अगर हटे की छवि खराब होगी, उसमें राजनीतिक चीजों में हम लोग उलझना नहीं चाहते। शर्मा जी, इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करेगा कि जिस तरह आपने आखिर में पार्लियामेंट चलाई नहीं, आपने डिबेट नहीं किए और ऑर्डिनेंस के सहारे आपने सरकार चलाई, इस बात का जनता पूरी तरह से विरोध करेगी। और मैडम, ऑर्डिनेंस के तो दोहरे शतक नेहरू जी ने लगाए, दोहरे शतक इंदिरा जी ने लगाए। जिस तरह 7 महीने के अंदर 7 महीने के पूरी सुन लेते हैं जो बात कह रहे हैं मैडम। तो ऑर्डिनेंस की आप बात कर रही हैं, आप बहुत सम्मानित हैं। नेहरू जी के पास तो पूर्ण बहुमत था, तो फिर 200 ऑर्डिनेंस क्यों लाए? इंदिरा जी के पास तो इमरजेंसी भी लगाई उन्होंने, ऑर्डिनेंस फिर वो 200 क्यों लेकर आई?
एक मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के नेतृत्व में क्यों लेकर आए? हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि आप क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है और सरकार को कांग्रेस अड़चन पैदा कर रही है, इसलिए मजबूरी में लेकर आए। कोई मजबूरी भी नहीं थी तो आप क्यों लेकर आए थे? हम तो देश की जनता के हित के लिए ला रहे हैं, हम तो आर्थिक सुधारों के लिए ला रहे हैं, क्योंकि आप अड़चन पैदा कर रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है। ये क्या मजबूरी थी? मैं ये जानना चाहती हूँ शर्मा जी, आपकी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि किसानों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? जिस तरह से आज जो किसान का इस समय हाल है, किस तरह से किसान विदर्भा में इतनी सुसाइड कर रहे हैं, ये किस चीज का परिणाम है? क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा? आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र को लेकर भी ज्ञान नहीं है कि आपके कार्यकाल में कितनी वहां किसानों की आत्महत्या होती रही। और अब तो हम तो गांव के हर गांव में सड़क पहुंचाना चाहते हैं, हर गांव में बिजली पहुंचाना चाहते हैं और हर जिले में एक इंडस्ट्रियल हब हो जहां किसान के बेटे को रोजगार मिले। चलिए, तो सिर्फ मनरेगा के तहत किसान का बेटा, मजदूर का बेटा गड्ढा भरे और गड्ढा खोदे, कम से कम एजुकेट करके उसको नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कि नौजवान को रोजगार मिले। देखिए श्री शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, कहने और करने में बहुत फर्क है। पीछे से एजेंडा कुछ तो और है। किसान की आत्महत्या आपके शासन में ज्यादा हुई। अब केवल किसान की आत्महत्या को लेकर घेर रही है। आपके शासन काल में देश रसातल में गया, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, देश जो है निर्णय लेने में अक्षम हो गया, मिनिस्टर को त्याग पत्र देना पड़ा सीबीआई का बदलने के लिए, किसानों की दुर्दशा हो गई, एग्रीकल्चर शून्य पर आ गया। आप ऐसे बात कर रही है देश का खजाना खाली होगा। मैं पत्रकार के नाते बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। अवधेश जी, वो जब भाजपा पर हमला करने के लिए आप ऐसी बिल्कुल नहीं अवधेश जी, जनता को अच्छी तरह पता लग गया कि केवल आरएसएस का एजेंडा पूरा किया जा रहा है। जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, उसको जीत के आई है, जो एजेंडा है पूरा करेगी। आपके बोलने से वो रोकने वाली थोड़े है। उसका अपना एजेंडा है, कांग्रेस के एजेंडा पर काम करेगी क्या बीजेपी? ये मोदी जी की, ये प्राइम मिनिस्टर की, किसके एजेंडा पर थे? आपके जो सलाहकार समिति बनी हुई थी, ये प्राइम मिनिस्टर, कौन कौन एनजीओ वाले और क्या एजेंडा बनाते थे, वो भी देश ने देखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी भी इतनी हार से कुछ तो सीखिए कि जनता ने नकार दिया आपको। देखिए, देश को तोड़ना, विभाजित करना। अब आप कहां पे आगे? हम जिस मुद्दे पे थे, श्रीकांत आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए श्रीकांत से हमारा, लेकिन जो सवाल श्रीकांत कह रहे थे कि जो स्थिति है आज, आपके जितने भी आरोप हैं आप आरोप लगाएं, आपकी जो भूमिका है उसमें रहें, लेकिन वो जो कह रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। आलोक जी, आपने दोनों मैं दोनों की बात सुना और नेताजी के लिए इतना कह दूं कि वाकई ये अपने उस संधान में निकला पड़ा है कांग्रेस कि आखिर कौन सी भूमिका हो, कैसी भूमिका हो। आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो कि भावी अध्यक्ष होने वाले हैं, बार बार, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई डब्ल्यूसी में कि सोनिया गांधी के रहते कोई कह दे कि राहुल गांधी क्यों नहीं बनाती आप। रही बात 242 दिन राहुल गांधी को अपने इस बुरे हार पर वक्तव्य देने में लगे और उन्होंने 10 शब्दों में 242 दिन में शब्द निकाले कि यह हार हमारे वर्करों की वजह से हुई है, बीजेपी की वजह से नहीं हुई। अब इतना एंटनी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हाँ, एक कमेटी बिठाई जा चुकी है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी शायद राहुल जी को। नेताजी, अगर मैं इसमें गलत कह रहा हूं कि आप संधान कर रही हैं कि आखिर आपकी भूमिका कैसे हो और कैसे प्रखर रूप से आप निकल पाए, ये संधान ही चल रहा है। 250 दिन हो गए आपके विपक्ष में बैठे हुए, लेकिन आपको जो एक प्रखर रूप लेना चाहिए, जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार के समय में पर्चा फाड़ करके डस्टबिन में फेंकते हुए नजर आते थे, इस 6 महीने में या 200-250 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि उन्होंने कोई पर्चा उठाया हो, पब्लिक मीटिंग में फाड़ के फेंका हो। देखिए, उस समय विपक्षी भूमिका में लग रहे थे, आज उनको कुछ रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। आलोक जी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी दल, और खास तौर से जो सत्ता में है, वो अगर कोई भी काम गलत करती है तो कांग्रेस पार्टी का ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे कन्वर्जेंस का मामला रहा हो या लैंड एक्विजिशन का हो। ये अच्छे पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और डट कर विरोध करेगी। बिल्कुल, ये अच्छे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि आप आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन तो करें, आंदोलन तो करिए। वो कह रहे हैं आंदोलन तो करिए, उसके बाद आप तो सिर्फ देखिए, आंदोलन में पार्टी को, जनता को दिखाना पड़ता है। और
अपने आप ही भारतीय जनता फिलहाल पार्टी ऐसी फंस गई है कि अब पब्लिक के सामने भी पब्लिक को झुटला नहीं सकती। पब्लिक की आंखें खुल गई है और अब पब्लिक आंदोलन क्या है, बाहर क्या है, वो तो भीषण आंदोलन होगा। कांग्रेस के कहने से पब्लिक थोड़े जो है अब आप बस कुछ ही चंद दिनों की बात है आलोक जी, रुक के देखिए पब्लिक किस तरह से आंदोलन स्वयं करेगी। नीता जी, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से श्रीकांत शर्मा बार बार आपको कह रहे थे कि भेद खुलने वाला है और वो अंदाज सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति का भाजपा का खुल रहा है। नहीं वो अच्छा नहीं होता। आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए था कि भेद क्या सरकार हो, आप भेद क्या बता रहे हो, आप जो है सामने करो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हाँ आनंद, एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। ने क्या पूछा है कि क्या आप इसी कार्यकाल में सफाई करेंगे या अगले चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार कई सालों से गंगा सफाई अभियान तो जारी है, करोड़ों रुपए इस पे, हजारों करोड़ खर्च भी हुए हैं, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हो पाई है। दो सवाल हैं जो सरकार के तरफ से जवाब दिए गए हैं कि 2018 तक गंगा बिल्कुल क्लीन, यानी गंगा की सफाई हो जाएगी। और जो दूसरा सवाल है कि क्या जो अब तक हुआ है, जो कुछ हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि गंगा की सफाई अभियान जो 18 तक में तो समय दिया है उसकी संभावना या संभव है। आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये पूरा जो गंगा सफाई अभियान है, इन अभियान के बारे में लगातार सवाल उठते रहे और जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं वो और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक समय सीमा तय करने की बात कही है। दिलीप जी, बिल्कुल इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। जस्टिस टीएस ठाकुर हैं जो एक 25 साल से एक मामला है पीआईएल का, गंगा साफ कैसे हो, इस पर लगातार सुनवाई हो रही थी और इनके बेंच के पास जब आया है तब से इन्होंने एक्सपर्टाइट किया है। और केंद्र सरकार ने इसी 20 सितंबर को एक एफिडेविट दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 चरण में वो कैसे इसे आने वाले 10 साल में पूरा करेगी जी। अब उसी 10 साल को संदर्भ लेते हुए जी चीफ जस्टिस ने जस्टिस ठाकुर ने बड़े कायदे से कहा कि भाई इस कार्यकाल में तो आप लेंगे नहीं, फिर अगले कार्यकाल इसी से एक्सटेंड करेंगे। और लगातार वो कहते रहे हैं। इससे पिछली हेयरिंग में उन्होंने कहा था कि क्या 200 साल लग जाएंगे, हमारे जीते जी होगा या नहीं। इससे पिछले कार्यकाल में ये लगातार सिलसिला है, सितंबर, अक्टूबर और अभी का ये 3 हेयरिंग। अक्टूबर में ही उन्होंने केंद्र सरकार को सिर्फ इस बात की लताड़ लगाई थी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर पाई थी सरकार 6 महीने से। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार आ रहा है और इतने सक्रिय हैं वो कि आपको मैं बताऊं कि पिछले दिनों उमा भारती के मंत्रालय से जस्टिस ठाकुर के ऑफिस में एक फोन गया कि आप गंगा सफाई अभियान के लिए बनारस आना चाहते हैं क्या। तो उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने खुद पब्लिक फोरम में ये कोट किया, उन्होंने कहा कि मेरा काम पीआईएल सुनना है और पीआईएल के जरिए सरकार के इस काम को दुरुस्त तरीके से और जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारना है। तो इस बहाने सरकार को एक एक्टिविस्ट के नाते, एक्टिविस्ट कहना जस्टिस को कैसा कहा जाए ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो उस रोल में है और उस ढंग से उस चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कि सरकार आज उस
पैबंद में आके, उस दबाव में आके अचानक से क्या गई कि मैं 3 साल में आपको कारगर ढंग से काम करती हुई दिखाई पड़ूंगी। जी। तो ये जो रंजीत कुमार ने, जिन्होंने एफिडेविट सॉलिसिटर जनरल ने दायर किया था, उसका रेक्टिफिकेशन है। वो पहले 3 साल की बात वो कह रहे हैं, 10 साल में पहले चरण में जो जिसमें गाद और सीवेज सिस्टम को साफ किया जाना है, उसकी वो बात कर रहे हैं। और सरकार का जो प्लान है, उसमें से जो सबसे बड़ा प्लान है दिलीप जी, वो ये है कि 218 इंडस्ट्रीज गंगा के किनारे हैं, जिनका पॉल्यूशन सीधे सीधी, जिनके मवाद और जिनकी गंदगी, शहरों को भी चिन्हित किया गया है जो गंगा के किनारे, जो इसमें एफिडेविट, हाँ, जो एफिडेविट में 218 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सरकार को बताया गया है, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इनको हमें नियोजित करना है, इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हमें ठीक करना है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि कहां है तुम्हारा सेंट्रल चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो इस संजीदगी से सुना जा रहा है। और उस दरमियान ये बातें आई हैं, सरकार ने ये कहा है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये 218 सीवेज प्लांट के अलावा जो पहले चरण में जो होता हुआ दिखना है अगले 3 साल में, वो यही दिखना है जिसमें ये कहा गया है कि 51,000 करोड़ रुपए पूरे 10 साल में खर्च होंगे सरकार के। इसमें से 15,000 से लेकिन यहां तो 3 साल का समय सीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया कि आज जो बताया है 2018 तक गंगा को बिल्कुल पूर्णता नहीं है दिलीप जी। इसमें कहीं वो वेरिफिकेशन है। आज दबाव में सरकार ने पहले चरण की बात कही है जी। एफिडेविट जो सरकार का है, जो उन्होंने 22 सितंबर को दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 10 साल की बात कही गई है। और 10 साल में पहले चरण 3 साल में पूरा होना है। जी अवधेश जी, जी कुल मिलाकर के गंगा सफाई अभियान को आपने भी बहुत करीब से देखा है लगातार, कहां है? एक सुप्रीम कोर्ट की लताड़ है, फटकार है, कंसर्न है, और दूसरी तरफ जो कार्रवाई है और जवाब है अब तक। देखिए, हम लोग जो है, मैं तो गंगा महासभा की ओर से हम लोग आंदोलनरत रहे हैं लगातार। हम लोगों ने यात्राएं भी निकाली थी गंगा को लेकर के जी। अब सुप्रीम कोर्ट बैठ करके अपना आदेश कुछ सुना सकती है। व्यवहारिक धरातल पर जो चीजें होती हैं वो केवल 30 साल से चीजें चल रही है, जहां तक पहुंची है नहीं उससे पहुंची नहीं है और विकृत हुई है जी। देखिए, गंगा का केवल सफाई का प्रश्न नहीं है। गंगा अविरल बहे, निर्बाध उसकी धारा हो, वो पवित्र रहे, ये इसका एक व्यापक स्थिति है। जो राजीव गांधी के समय में गंगा एक्शन प्लान हुआ था जी, तो आप समझिए कि 1985 से 2009 तक उस पर 1825 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन उस प्लान का दुर्भाग्य यह था कि जैसे आपने वाराणसी में क्या किया कि आपने वाराणसी में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वो जो पूरे, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कई शहरों में लगे, आपको कानपुर में लगे, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट जो शहर की गंदगी है उसको सफाई करके गंगा में डालती रही है। अब वो ट्रीटमेंट प्लांट भी काम नहीं करते हैं, वो बंद रहे हैं, सब खराब पड़े हुए हैं। वो तरीका ही गलत था कि शहरों के सीवर के पानी गंगा में जाए। इसकी शुरुआत एक अंग्रेज ने कर दी थी, जिस पर मालवीय जी ने बहुत विरोध किया था। 1800 मेरे ख्याल से वो 1912 में वही हुआ था। उसके पहले ये था भी नहीं। लेकिन जो वाजपेयी के सरकार के समय गंगा एक्शन प्लान 2 शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान 2 शुरू हुआ था। अभी जो कमेटी आई है जिसमें कि IIT को सरकार ने शामिल किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके हिसाब से बताया गया है करीब 1 लाख करोड़ रुपया उस पर खर्च आना है। अब वो खर्च आना है, काम कैसे होगा? लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषित किया। उसने एक नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया, उसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। वो 4 साल तक ऐसे ही उसकी बैठक होती रही, उसमें से नया कुछ नहीं निकला। कई लोगों ने उस बेसिन को छोड़ दिया। तो अब गंगा जो है, जब गंगा सागर से लेकर के और वहां गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, उत्तराखंड में सबसे पहले तो आपका इतने बांध उस पर खड़े हो गए कि गंगा की धारा अविरल नहीं है, पहली बात आती। दूसरी आती है कि जब आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे शहरों में, अब पहले तो स्थिति यह थी कि कानपुर के बाद गंगा का पानी ही नहीं था। सच यही था जब बात हुआ तो वो केवल मल मूत्र के पानी थे। फिर हंगामा करके 20,000 क्यूसेक पानी दिया गया तो चल रहा है। गंगा की सफाई के लिए सबसे पहले ये राज्य और केंद्र जो भी रास्ते में आते हैं उनके लिए आवश्यक ये है, एक तो ये 5 राज्य है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है ना, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और कौन सा बीच में? झारखंड का कुछ पार्ट हो गया जी। तो ये 5 राज्य आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जगह घेरता है। तो गंगा की योजना को गंगा के अनुरूप लेने की जरूरत है। जमुना को देखिए ना क्या हालत है यमुना को। तो ये नदियां हमारे देश की जो प्रांत थी वो गलत औद्योगिकरण,
गलत शहरों की जो है योजना जिससे सारा मलमूत्र उसमें जाए, दूसरा कि लोगों की नागरिकों को अपने दायित्व के प्रति चेतना का अभाव, सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और सरकार की नासमझी, ये 5 चीजें उसमें रही हैं। इन 5 चीजों को दूर करने के लिए आज आवश्यक यह है, सबसे पहला नंबर 1 जिस पर सरकार शायद काम कर रही है लेकिन कठिनाई है कि जहां से गंगा निकलती है वहां उसको बाधित न करके जैसे वो बह रही है उसमें से क्या आप बिजली निकाल सकते हैं बिना बांध के, पहले तो इस पर काम हो। अगर आप बांधते हैं तो गंगा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती है। एक ये सामान्य बात नहीं है क्योंकि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दूसरा कि तात्कालिक रूप से गंगा के में जो भी मलमूत्र जाता है, शहरों के मलमूत्र को अलग ले जाना चाहिए, उसकी अलग से उसको क्या करके और उसको सिंचाई वगैरह में उपयोग हो, वो कहीं नहीं जाए, वो तत्काल आपको रोकना पड़ेगा। ये सेकंड, ये व्यापक बड़ा काम है। थर्ड ये है कि जो गंगा नदी है उसमें जो जहां जो आपने एक नियम बना दिया कि यहां से यहां तक पानी जाएगा, वो भी मैं बता सकता हूं हमारे यहां, उसको खत्म करना पड़ेगा। मतलब गंगा स्वतः जो है अपने प्रवाहित हो, सबसे किसी भी नदी के लिए आवश्यक है कि वो स्वतः प्रभावित हो। चौथी जो उसमें सिचुएशन आता है कि लोगों को थोड़ा सचेत किया जाए कि हम क्या क्या गंगा में या नदियों में विसर्जित करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि आप पूजा की कोई सामग्री मत फेंकिए, जो कचरे हैं मत फेंको, लेकिन अगर मान लिया चावल फेंकते हैं तो मछलियों का दाना होता है, चावल पीस के आप शिवलिंग फेंकते हैं वो भी दाना होता है, जो उसमें राख है वो भी शुद्ध होता है, तो ये भी अतिवाद है। तो वो लोगों को चेतना ये विकसित किया जाए कि कैसे खरी हो। और 5वीं बात है कि गंगा के लिए, गंगा ही नहीं बल्कि सारी नदियों के लिए अलग से राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर बिल्कुल एक समन्वयकारी संस्था बनना बहुत जरूरी है, जिसमें सरकार भी शामिल हो, जिसमें साधु संत भी हो, जिसमें पर्यावरणवादी भी हो, और वो लगातार उस काम में लगे रहे कि जहां भी समस्या हो खरी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने से यह 3 साल में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। ये जो स्थिति है 450 किलोमीटर गंगा लेंथ जो है उत्तराखंड में है, 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है, 405 किलोमीटर बिहार में है, 40 किलोमीटर झारखंड में और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, और जो 110 है किलोमीटर रिमेनिंग लगभग जो है, क्योंकि कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर के आकलन पे है, और उसमें जो 110 किलोमीटर है वो बाउंड्री अलग अलग जो राज्यों के बाउंड्री में है, यूपी बिहार। एक चीज और समझ लीजिए, तो ऐसे में जो सवाल है नीता जी की इतने सारे राज्य सरकार, लोकसभा सीटें गंगा के आसपास से बीजेपी जीती, 180 लोकसभा सीटें। ये जो इतनी राज्य सरकारी हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल हो सकती है, बिना राज्य सरकार के समर्थन से, बिना राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से, बिना प्रोएक्टिव, जब तक राज्य सरकार की तरफ से भी उसमें एफर्ट्स नहीं होगा तब तक ये इसकी संभावना नहीं बन पाती है। तो केंद्र सरकार को तो फटकार लगा दी, केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया, केंद्र सरकार के फिर सुनवाई होगी आगे, लेकिन यहाँ जो स्थिति है उस स्थिति में बिना राज्य का क्या ये जो उद्देश्य है इसको प्राप्त करना क्या आसान लगता है? देखिए, गंगा एक बहुत पवित्र नदी है और चाहे जो भी राज्य हो, उस राज्य के लोगों के लिए ये अति सम्मानित, अति पवित्र धारा है। इसलिए इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार से अलग उसकी सोच होएगी। और एक एंगल और था जिसको इन्होंने थोड़ा सा अवधेश जी ने छुआ है कि इसमें लोगों का जो नागरिक हैं उनके एक बहुत बड़ा रोल होता है नदियों को साफ रखना। अब जैसे एक हम आपको उदाहरण देते हैं, यमुना जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा के लिए, और दिल्ली से जो पास होता है यमुना का जितना हिस्सा है 22 किलोमीटर का, वो केवल 2% यमुना, जो टोटल यमुना की लेंथ है, केवल 2% दिल्ली से पास होती है। लेकिन 70% गंदगी जो है वो दिल्ली में ही यमुना में प्रवाहित की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ में आज जो बिल्डर्स पे एक फाइन लगाया गया है 50,000 का, वो भी मुझे लगता है कि एक मानसिकता है जिसको कभी शायद फाइन के द्वारा भी रोका जा सकता है। तो और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं इन सबको कंट्रोल करना है। तो सरकार का तो देखिए एलोकेशन, एक बजटरी एलोकेशन हो जाता है, एक जो भी रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनका सुचारू रूप से वो उनका क्रियान्वयन हो, ये कुछ हद तक तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए लोगों को भी
बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, इस सरकार ने तो पर्याप्त एक मंत्रालय बना दिया है गंगा स्वच्छता के लिए, उस पर बाकी अलग काम हो रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि उस पर काम हुआ। भारती लगातार यात्राएं करके सारे स्टडी करा करके IIT से कहां क्या समस्या है, तो समस्या तक तो ये पहुंच गए हैं, समाधान की बात हो रही है, उसके समाधान भी कैसे हो ये भी पहुंच गए हैं। लेकिन वो क्रियान्वयन, चूंकि वो डिटेल है, वो रिपोर्ट आप देखिए ना वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में जो अभी दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे आप बांधों को कैसे अब इस समय क्या करेंगे। जैसे नदी के पेट में हरिद्वार से उधर जितने मैंने आप पत्थर काट दिया आपने, वो कीचड़ हो गया है, फिर से वो कैसे स्थिति होगा। चूंकि आपने कांग्रेस की सरकार थी, उसने पूरा जो है ठेकेदारों को जो है पैसे लेकर छूट दे दी थी, सारे पत्थर काट करके गंगा को खत्म कर दिया वहां नीचे से। तो वो जो इस ढंग से गंगा का दोहन हुआ है ना, केवल इतना ही नहीं है, और सबसे ज्यादा जो गाद है वो तो उत्तर प्रदेश में गिरा है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है ही नहीं 25 साल से, फिर वहां पर उत्तर प्रदेश में दोहन हो गया। उत्तर प्रदेश में मैडम, उत्तर प्रदेश में पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कचरे ज्यादा आए हैं, चाहे वो कानपुर से उसकी बात कराओ, लखनऊ से। उत्तराखंड में हरिद्वार से लेके पीछे तक जो नदियों की काट काट के उसमें से जो पत्थर निकालना था, जो हाई कोर्ट ने दिया, जिसके लिए एक आदमी, एक बेचारा स्वामी तपस्या करके मर गया। देखिए, जहां तक गंगा की बात है, पार्टी कोई भी हो किसी भी राज्य में, हमें कारण देखने की, कारण क्यों आप केवल कांग्रेस के ऊपर घूस लेकर ठेकेदारों को जो है वो बड़ी लड़ाई थी हम लोग उसमें, आपको मालूम है कुछ कि उसमें कितने लोग मर गए उस लड़ाई में। एक बिहार का साधु आमरण अनशन करके निगमानंद मर गया कि ये कटाई बंद हो इसमें से। आप यहाँ पर एक पत्रकार की तरह हैं, आप भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। जब बात कही जाती है इसमें भाजपा का है, इसमें भाजपा का हो गया, इसमें भाजपा कहाँ आ गई। उत्तराखंड में कांग्रेस और यूपी में तो कांग्रेस पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं, चूंकि ब्लेम गेम इसका इलाज नहीं है। लेकिन एक जो बता रहा हूं कि वहां जो बांध बन गए हैं ऊपर में, एक बात और संदर्भ महत्वपूर्ण है कि मालवीय जी की लड़ाई की बात अभिवदेश जी बता रहे थे, तो मालवीय जी आज जो हर की पौड़ी पे आप स्नान करने जाते हैं, तो अंग्रेजों के समय उसी हर की पौड़ी को बनाने के लिए एक चैनलाइज किया गया था गंगा नहर, और उस गंगा नहर की वजह से आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आप हरित क्रांति का दौर देख रहे हैं, हर खेतों पे जो गंगा का पानी पहुंचा है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण रहा था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइंटिफिक तौर पर अगर कोई ऐसा काम किया गया है गंगा पर, उसको आप अचानक रातों रात खत्म कर देंगे। अब वो साइंटिफिक काम के अलावा दिलीप जी सब कुछ को समाहित करना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट थे अंग्रेज अफसर, उनका एक किताब है जो हमने पढ़ा, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, माई इंडिया। माई इंडिया में उन्होंने लिखा है कि भारत की जो जल संसाधन के जो स्रोत थे, वो स्रोत कितने महत्वपूर्ण थे, खास करके गंगा को लेकर के, कैसे हुबली से सीधे जल मार्ग से पटना होते हुए आप सीधे आ सकते थे। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मोकामा उन दिनों सबसे बड़ा डॉकयार्ड हुआ करता था। तो इन सब चीजों को आपको फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, और खास करके जो जल मार्ग है उसको साफ करना पड़ेगा कि आप आसानी से कैसे मालवाहक के जरिए कलकत्ता पोर्ट से निकला हुआ सामान लखनऊ में या फिर पटना में या गंगा किनारे, और जो लखनऊ तो नहीं कानपुर में आप आ सकते हैं या कहीं आ सकते हैं, वो कैसे आ सकता है। उसने उस किताब में बड़े अच्छे तरीके से जिक्र किया है, नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाया है। देखिए बहुत सारी बातें आलोक जी, बहुत सारी बातें होती है, और गंगा सफाई को लेके, नदियों को जोड़ने को लेके, नदी को साफ, यमुना की सफाई पे आप देखिए लगातार करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए, और यमुना की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। ये सरकार भी एक महत्वपूर्ण बात बताओ कि अभी हाल में जो सरकार ने किया है, जो बहुत ही मारक काम किया है, कि फरक्का एनटीपीसी में अब जल के रास्ते से, नदी के रास्ते से, गंगा के रास्ते से तुरंत सरकार जब आई है तो कोयला का खेप पहुंचाया जाना शुरू कर दिया गया है। जल मार्ग का शुरुआत हुआ नेविगेशन पे। अब लगातार इस बात की और सरकार जा रही है, तो जो आप उसका गंगा की उपयोगिता बढ़ा देंगे, आम लोगों को उसका संदर्भ समझ में आने लगेगा। और दूसरा सही बात नीता जी जो कह रही थी कि आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि आप नदी का क्या इस्तेमाल चाहते हैं, किस ढंग का इस्तेमाल चाहते हैं, और इसका विरोध होना चाहिए कि जैसे परमाणु संयंत्र वहां बना पड़ा है जो सबसे ज्यादा परेशानी कर रहा है, तो वो वहां ना गिरे, या फिर पेनाल्टी हो। 268 जो उद्योग धंधे वहां स्थापित हैं कैसे बर्बाद हुआ मोकामा, वहां बाटा की फैक्ट्री बनने के बाद से, ये सारी चीजों को रिडिफाइन करके और क्लासिफाई करके आपको ठीक करना पड़ेगा। जी अब गंगा में देखिए 290 लीटर करोड़ मतलब गंदगी जो है प्रतिदिन गिरती है, जिसमें से 110 करोड़ की केवल सफाई हो पाती है। इसका मतलब हुआ 110 लीटर करोड़ का, इसका मतलब हुआ कि 180 लीटर करोड़ आपकी गंदगी उसी में रह जाती है।
ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का उस समय वक्तव्य आया था, जो पहले जब उन्होंने बैठक ली थी लास्ट में जाने के पहले, अभी मुझे मिला है ये। तो अभी तो आप समझिए कि 180 लीटर करोड़, वो भी सरकार का आंकड़ा है, मतलब हो सकता है इससे ज्यादा हो, गंदगी उसमें पड़ी रह जा रही है, मैंने शोधन की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। और जो स्टेट मिनिस्टरों की बैठक हुई थी उसमें किसी मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या वहां से आने वाले मंत्री के पास कोई योजना नहीं थी कि वो अपने राज्य के लिए क्या सोचते हैं। एक लाइन और सुनिए ना, मनमोहन सिंह ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए हमारे पास पूरे पैसे मौजूद हैं, लेकिन कोई राज्य हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं भेजता है कि हम उसको पैसे को निर्गत करें। तो अब इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये काम स्वयं ले लो, स्वयं करो, राज्यों से बात करके, और केंद्र ही करेगी। तो ये नीति में बदलाव तो हुआ है कम से कम जी। एक तथ्य है, लगातार यमुना क्लीनिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट एक तरह से इंटेंस मॉनिटरिंग के बावजूद भी 21 साल से जो चीजें चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके वकील ने डिटेल रिपोर्ट में पूरा बताया कि यहाँ पे 21 साल के बाद भी जो स्थिति है यमुना की वो क्या है। मेरा जो सवाल है कि आप केंद्र सरकार को फटकार लगाएं, वहाँ पे लताड़ लगाएं, आप एक रोड मैप दे दें, आप एक डेडलाइन दे दें, लेकिन जो व्यापकता है इस सफाई अभियान का वो कहाँ से निकल के आता है इस पूरे समाधान। दिलीप जी, जमुना सत्याग्रह यहाँ बेचारे नहीं, यात्रा करके उस सरकार का दोष है। जंतर मंतर पर 15 दिन तक सारे किसान बैठे रहे जी, और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सब लड़ते रहे, उसमें साधु संत भी थे, किसान भी थे, नेता भी थे, सारे लोग थे। वो उस समय हम लोग भी जाते थे जमुना की, जो सब प्लान देके आएगी कैसे कैसे सफाई हो सकती है, थोड़ा मथुरा से लेके और वहां तक मदद करिए, कोई मदद नहीं मिली, अंत में वो ऐसे ही खत्म हो गया है धरना। बड़ी लड़ाइयां चलती रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो साहस के साथ कदम उठाती ही नहीं है। उनको लगता है कि जरा इससे जो है ना, कानून तो बन गया। देखिए, पर्यावरण कानून के अनुसार अगर कोई भी कचरा इस प्रकार से निकाल के नदी में फेंकता है तो उसको फाइन हो सकता है, उसकी कंपनी बंद की जा सकती है, लेकिन वो लागू नहीं धरातल पर हो रहा है। ये सरकारों का ही काम है लागू होना। अब उसके परिणाम ये आ रहे हैं कि जानवर जो पहले वो पानी पीते थे ना जमुना वगैरह के, बड़े बड़े हाथी, जंगली भालू, वो पानी गंदे हो गए, अब वो शहरों में और गांवों में घुस जा रहे हैं, लोगों को खा जा रहे हैं। अभी आप कई बार सुनते हैं ना कि बाघ आ गया, कहीं भालू आ गया, उसका कारण इसी में निहित है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूं कि सरकारों का सबसे बड़ा दोष है इसमें। जब तक सरकारें ठीक नहीं होंगी ना, तब तक चीजें हो ही नहीं सकती है। आपको अर्थनीति बदलने की जरूरत है, बिजली उत्पादन नीति बदलने की जरूरत है। मैं दूसरी बात कहूंगा अध्यक्ष जी, वो तो आलोक जी ने तो थोड़ा बांध का भी समर्थन कर दिया। हम लोग जानते हैं कि वो बांधों से गाद कितना पैदा हुआ है। अध्यक्ष जी, एक अभी मैं पिछले दिनों आपके जल मंथन कार्यक्रम में था भारत सरकार के, उसमें एक संत हैं पंजाब के, आप बैठ करके धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। उनको रिवर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। एक नदी को अकेले धार्मिक आंदोलन के जरिए खुद साफ करते हुए पंजाब में उन्होंने रिवाइव कर दिया। काली नदी है वो, उसको एक 146 किलोमीटर 186 किलोमीटर कार्यक्रम में, और बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो गंगा में जाके उतर कर सफाई करें। लोगों को एक गंगा में इंडस्ट्री जब तक जंतर मंतर पर बैठने के बजाय वहां सरकार इंडस्ट्री रोके और वहां के लोगों को आगाह करे कि आपको क्या फेंकना। आज ही हम लोग जब यहां बैठे हुए हैं तो एक लाशों का मामला आ रहा है, वहां 150-200 ज्यादा लाशें वहां बही पड़ी हैं। तो कुछ हमारी परंपराओं का दोष है, उसको भी दूर करते हुए, सारी चीजों को समझते हुए कि उसमें क्या भेजना है क्या नहीं। आप सब लोगों से बस बहुत कम, एक 30-30 सेकंड का सवाल है, क्या लगता है कि जहां से हम 30 साल के बाद खड़े हैं, आगे जो हालांकि जागरूकता भी है, लोग चाहते भी हैं, लेकिन जो स्थिति है, इस स्थिति से क्या वाकई 3 साल में जो प्रथम जो कहते हैं कि अलग अलग स्टेज में, अलग अलग चरण में इसको साफ किए जाएंगे, उसकी क्या स्थिति आपको आज नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि जब तक लोक आंदोलन नहीं होगा, जन्म आंदोलन नहीं बनेगा ये, तब वैसे ही इंडस्ट्री अभी गिरा रही है, आप रोक दोगे फिर चुपचाप से नए रास्ते से गिराएगी। लेकिन लोगों को गंगा के महत्व को समझते हुए, वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को यह समझना होगा कि वहां लाशों का प्रवाह, वहां गंदगियों का प्रवाह अपने लेवल पे रोकें और एक समूह बना करके उसको अपनी परंपराओं के पुनर्विचार में जाएं कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो गंगा को जीवित रखने में उन्हें दिक्कत पेश कर रही है, उस पे जाएं। तो लोक और जन आंदोलन के जरिए ही से ठीक किया जा सकता है, धरना प्रदर्शन और विरोध की बातों से नहीं। जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल विल भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमजोर रही है इस चीज को लेकर के कि गंगा की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है,
और साथ में ही लोगों में जागरूकता तो भले रही, लेकिन शायद इस चीज को लेके प्राथमिकता नहीं रही है। तो हमें लगता है कि 3 साल के वर्ष में पूरी तरह तो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज जरूर दिखने लगेगा अगर सरकारें मिलकर के और साथ में उनके लोग भी मिलकर के अगर सफाई अभियान को एकदम प्रायोरिटी पर रखें। अवधेश जी, लास्ट वर्ड। देखिए, गंगा हमारी सभ्यता है, अगर ये सर गई तो भारत ही मान लीजिए सर गया। मेरा उसमें बहुत सीधी सी बात यह है कि जो चमड़ा उद्योग है, जो कागज आदि के उद्योग हैं, वो नदी से कम 50 मीटर की दूरी पर हो। यह नियम बन गया है, कोई राज्य सरकार नहीं कर रही है, इसको आपको कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। दूसरा, जो इस समय एसटीपी या एटीपी परियोजनाएं हैं, उनको तत्काल आपको रोकना पड़ेगा। तीसरी बात कि आप ये जान लीजिए कि ये सारी समस्या केवल 80 वर्ष में उत्पन्न हुई है, 1932 के पहले ये समस्या नहीं थी। जो अभी आप कह रहे थे ना आलोक जी, 1848 में ये काली योजना के अनुसार हरिद्वार और 1873 में गंग नहर का निर्माण हुआ था, लेकिन उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भीम गौड़ा के बाद। और उसके बाद अंग्रेज ने कहा कि गंगा का निकास द्वार यथावत रहेगा 1916 में, लेकिन तो उससे पहले सुनिए, मुक्त द्वार कभी बंद नहीं होगा। अंग्रेजों ने इसका पालन किया, लेकिन 1947 के बाद हमारी सरकारों ने इसका पालन नहीं किया है, तो यह सरकार का विषय हो जाता है। इस समय बांध की व्यवस्थाएं दुनिया भर में नकारी जा चुकी हैं, आपको बांध को खत्म करना ही पड़ेगा, दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उद्योगों को 50 मिनट, छोटे छोटे जो खासकर चमड़ा और कपड़े के कागज के उद्योग से ज्यादा गंदगी आती है, 50 मीटर दूर कराइए, कचरा उसमें आना बंद हो जाए, और जो ये बांधे हैं उस पर पुनर्विचार हो, गंगा की मुक्ति, उसके निकासी जो है बिल्कुल अविरल और प्रवाह से युक्त रहे, तभी ये संभव है। चलिए, आलोक जी, अवधेश जी, नीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।